नमस्कार मेरे पत्रकार साथियों। सबसे पहले तो मैं अपना सौभाग्य मानती हूं कि पटना में प्रेस मीट करने का मौका मिला और एक इस ऐसे मंच से मिला और ऐसे वक्त मिला कि चुनाव चल रहा है और महिला सुरक्षा और महिला अधिकार को लेकर पूरे देश में एक तनाव है हाथरस के बाद। मेरे साथ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सचिव दीपिका पांडे जी और झारखंड की माननीय विधायिका हैं। मेरे साथ बिहार महिला कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हैं और पवन खेरा जी ने कहा कि वो आज अल्पसंख्या में हैं। पर मेरा मानना है कि अलका लांबा जी कुछ दिन पहले आपके बीच आई, उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण आंकड़ों के माध्यम से आपको बताया कि बिहार में महिलाओं की स्थिति क्या है। पर मैं थोड़ा सा उससे आगे उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगी कि महिलाओं के मुद्दों पर जोर देना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर हम सिर्फ बिहार नहीं पर पूरे देश के आंकड़ों को देखें तो एक बार नहीं बार बार हर विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में महिलाओं ने ये बार बार साबित किया है कि जब मतदान का वक्त आता है तो महिला पुरुषों से ज्यादा संख्या में बाहर आकर अपना वोट डालते हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखना चाहती हूं कि पहले चरण का तो चुनाव हो गया बिहार में, पर अगले 2 चरणों में जो चुनाव होने जा रहा है, अगर उसके आंकड़ों को आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का देखें तो 61% वोटर्स महिलाएं होंगी अगले 2 चरण में। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रतिद्वंदिता में मैं चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ आंकड़ों को लेकर बात ना करे। हम बिहार के आबादी में जहां 3.4 करोड़ महिलाएं हैं और 3.8 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं, उनको कहना चाहते हैं कि महिला सुरक्षा को सिर्फ नीतीश कुमार जी ने मुद्दा नहीं बनाया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्भया कांड के बाद इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। मैं रिपीट नहीं करूंगी आंकड़ों को, पर महिला सुरक्षा के मामले हो, उनके स्वास्थ्य के मामले में हो, उनके शिक्षा के मामले हो, कुपोषण के केसेस हो, किसी भी मुद्दे में अगर आप महिलाओं की स्थिति बिहार में देखें तो महिलाएं पीछे हैं। मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूंगी कि प्लान फॉर एवरी चाइल्ड एक एनजीओ है जिन्होंने एक जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज किया था 2017-18 को, और इस रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि भारत सरकार ने फंडिंग की थी और उसमें अगर कुछ आंकड़े आप देखेंगे पवन खेरा जी, इसके बाद आप लोगों के बीच इसको शायद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर एजुकेशन में 23% of women have 10 or more years of schooling only. 90% schools reported having a separate toilet for girls, but only 61% reported that toilets are usable. तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत कि लड़कियों के स्कूल में आप टॉयलेट बनाइए, पर वो टॉयलेट में ना पानी है। इसलिए ये देश भर में डेटा है कि मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स महिलाओं की या बच्चियों की क्यों होता है, क्योंकि टॉयलेट्स नहीं है। तो स्वच्छ भारत, अब प्रधानमंत्री के भाषण में उन्होंने स्वच्छ भारत का नारा बंद कर दिया है क्योंकि स्वच्छ भारत फेल है और उसकी वजह से बच्चियों की शिक्षा में बहुत मेरा मानना है बहुत इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा 74.8% हाउसहोल्ड्स हैव नो एक्सेस टू टॉयलेट्स। पॉवर्टी में देखिए 40.9% ऑफ द विमेन इन अ स्टेट हैव मोर देन हाफ ऑफ द विमेन ओन लैंड। 26.4% women have a bank account that they themselves operate, and 13% of elected representatives are only women, only 13%. इस पर अगर आप जोड़ना चाहे, can we add to that नीतीश कुमार जी जब पहले अपनी महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे बोलते थे, वो जीविका दीदियों के बारे में हमेशा बोलते थे।
ये हमने दिल्ली में बैठकर पढ़ा और असम में बैठ के पढ़ा कि जीविका दीदियों का जो मॉडल नीतीश कुमार जी ने लागू किया था बिहार में, वो एक उनकी ताकत है। पर आज इन जीविका दीदियों ने खुलेआम देश भर में ये कहा कि उनको उनके अधिकार नीतीश कुमार की सरकार नहीं दे रही है। बलात्कार कोई संख्या नहीं होती, कोई एक आंकड़ा नहीं होती कि राजस्थान में है तो हमारा बलात्कार है, पंजाब में है तो हमारा है, और हरियाणा में है तो बीजेपी का है। ऐसा नहीं होता, यूपी में है तो बीजेपी का है। बलात्कार बलात्कार होता है। पर दुख ये होता है जब बिहार के किसी जिले में बलात्कार होता है, किसी सिटी में बलात्कार होता है और बलात्कारी उस वीडियो को वायरल कर देता है, बलात्कारी उस वीडियो को वायरल कर देता है, तब हमें दुख होता है कि सरकार और प्रशासन और पुलिस का डर उन बलात्कारियों में है या नहीं। मैं कल मुजफ्फरपुर में थी, वहां मंजू वर्मा जी प्रत्याशी है जो चार्जशीटेड है मुजफ्फरपुर के जो बाल गृह कांड हुआ था, जिसमें करीब 34 बच्चियों का यौन शोषण हुआ था। केस चला, चार्जशीट हुआ, एक को तो सजा हो गई, पर उनके पीछे जो राजनीतिक शक्ति थी, जो नीतीश कुमार जी के मिनिस्ट्री में खुद मंत्री थी, जिनका नाम चार्जशीट में है, उनको टिकट मिला। और ना सिर्फ टिकट मिला, उनके साथ जेडीयू के नेताओं ने प्रचार में भी गए, कंधे से कंधा मिला के वो वोट मांग रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या नीतीश कुमार की सरकार गंभीर है या सीरियस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जहां भी जाती हूं बेरोजगारी को लेकर चर्चा होती है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं देना चाहती हूं जो एक्शन एड इंडिया ने रिलीज किया था अजीम प्रेमजी ट्रस्ट के साथ, कि लॉकडाउन के वक्त बिहार की तरफ जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स आए और महिलाएं बिहार में जिनके पास रोजगार था, 55% महिलाओं ने उनको अपना रोजगार गंवाना पड़ा लॉकडाउन के टाइम बिहार में। तो बेरोजगारी की बात जब आती है, सिर्फ युवाओं की नहीं, युवती की भी बात होनी चाहिए, महिलाओं की भी बात होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का ये वादा है, मैनिफेस्टो का रिलीज हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया। पर आप लोगों से ये मैं उम्मीद करती हूं कि मैं आज सिर्फ जेडीयू और बीजेपी और प्रधानमंत्री जी की आलोचना करने के लिए आपके बीच में नहीं आई, पर बिहार की बहनों से, महिलाओं से ये जरूर कहूंगी कि अगर आप लोगों ने हमारे प्रति आस्था प्रकट किया, इस इलेक्शन में हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, हम हर उस वादे को सिर्फ जो हमने बच्चियों के लिए किया है और महिलाओं के लिए किया है, उसको हम पूरा करेंगे। शिक्षा में केजी टू पीजी फ्री शिक्षा मिलेगी बच्चियों को। इसके अलावा महिला किसानों के लिए हर वो वादा जो हमने पुरुष किसानों के लिए किया है, वही महिला किसानों को मिलेगी। और जहां पर जमीन, आज हमारा समाज ऐसा है कि अगर किसी के नाम पे जमीन होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, उसका ऑटोमेटिक सशक्तिकरण होता है। तो महिलाओं के नाम पर जहां जमीन का रजिस्ट्रेशन होगा, जहां वो मालकिन होगी, वहां पर रजिस्ट्रेशन फीस हम कम करेंगे अप टू 2%। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि बहुत जरूरी बात यह है कि हम बिहार के जीडीपी में या ग्रोथ रेट में जो हेल्थ सेक्टर में हम एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, उस पर भी हम महिलाओं के स्वास्थ्य पर जोर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि 65 साल की महिलाओं के नाम पर हम गर्भवती महिला को जो बेनिफिट या पेंशन नीतीश कुमार की सरकार देती थी, वो हमने देखा है कि 65 साल की महिलाओं को मिला। इस तरह का स्कैम बिहार में नहीं होगा अगर हमारी सरकार आएगी। और मैं अगर इसलिए कह रही हूं क्योंकि
जनता भगवान होती है और जब तक जनता ये निर्णय नहीं लेगी, इसलिए अगर मैं बात कर रही हूँ, पर मेरा ये विश्वास है कि बिहार में एक परिवर्तन की हवा है, लोग बदलाव चाहते हैं और हम सच्ची में सुशासन का राज बिहार में चलाएंगे। और मैं फिर से अंत में यही कहूंगी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या हुआ, हाथरस हो या उन्नाव हो, और गुजरात में आज तक जिस गुजरात मॉडल के कंधे पे चढ़कर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, वहां पर नलिया कांड में भी आज तक कोई न्याय नहीं हुआ। तो बिहार की बहनों से और महिलाओं से यही मैं कहूंगी कि प्रधानमंत्री के संरक्षण में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है और गुजरात में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, उस तरह का गुंडा राज बिहार में नहीं होना चाहिए। इसको अगर निश्चित करना है तो मैं विनम्रता से निवेदन करूंगी कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को मौका दीजिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बिहार को हम महिलाओं के लिए सुरक्षित कर सके। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो जरूर पूछिए। ये टिकट देते वक्त आपने महिलाओं की बात की, टिकट में महिलाओं का भागीदारी कितनी मिली? 70 सीटें मिली है मैम, कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया है? मेरे पास जो हिसाब है, अराउंड 7 women we have given, and if you look at all other parties, उनका भी परसेंटेज कम है। एक चीज मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मुझे ये सवाल मुश्किल नहीं लगता, बल्कि मैं चाहती हूँ मुझे ये सवाल किया जाए जहां भी मैं जाऊं, क्योंकि मैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हूं और मेरा कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिलवाना। पर मेरा ये भी मानना है, जब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा, जब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा, मेरा मानना है कि ये दुविधा हमारे लिए रहेगी और इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर मैं आज आपके बीच बैठ के कह दूं कि 7 टिकटों से मैं बिल्कुल खुश हूं और सैटिस्फाइड हूं, यह अन्याय होगा मेरे उन महिला कैडर्स के प्रति। पर मेरा मानना है कि जब भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी महिला आरक्षण बिल की मांग करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, और लिखित में किया है, इसका कारण यही है कि आरक्षण की जरूरत कब होता है, एफर्मेटिव एक्शन जिसको बोलते हैं। एफर्मेटिव एक्शन की जरूरत वही होती है जहां कोई वंचित होता है। सो अगर मैं कहूं कि मैं 7 टिकटों से खुश हूं, सैटिस्फाइड हूं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैं चाहती हूं कि 33% महिला को मिले। मतलब रियलिटी इज ये होता नहीं है, ये होता नहीं है। और इसी दुविधा को खत्म करने के लिए आरक्षण का बिल की मांग हर महिला करती है और मैं चाहूंगी कि वो महिला आरक्षण बिल आए। पता नहीं अगर एनडीए की सरकार लाएगी, पर हमारी सरकार की अगर आएगी सेंटर में तो हम जरूर लाएंगे। आपने कहा कि लॉकडाउन के समय 55% महिलाओं के रोजगार हुए, आंकड़े का बेस क्या है? It is a study, Azim Premji Trust and India Action Aid. What was the name? Yeah, sorry. I can forward you the link also. Action Aid India and Azim Premji Trust. ये 55% महिलाएं बिहार की ही हैं? बिहार की। मैं आपको बताती हूँ, not 55% of the population, but अगर बिहार में लेट से 30% महिलाओं के पास अगर रोजगार है, उन 30% में 55% ने अपना वो गंवाया। और अगर आप अपना नंबर देंगे मैं आपको लिंक भेज दूंगी जी। ये सॉरी, मैंने आपका दूसरा सवाल नहीं सुना। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते जी, और महिलाएं कैसे विश्वास करेंगी कि जो आपके एलाइज पार्टी है, उन्होंने रेपिस्ट के पति को जो है टिकट दिया, पत्नी को टिकट दिया है, पत्नी को टिकट दिया। कहाँ पर? नवादा है इसका। नवादा हुआ, फिर ये क्या सरोज, वो कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड है, जेल में है, कन्विक्ट उनकी पत्नी को दिया। सदस्यता जा चुकी है मैम, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। 2 MLA ऐसे हैं जिनकी सदस्यता जा चुकी है,
और इस बार उनको टिकट कैसे आपके वादों पर आपकी बातों पर या तो आप पूछे या आप पूछे कौन? सेम सवाल है मैम, सेम सवाल है। ये हमारे गठबंधन के पार्टनर ने ये टिकट दिया, यही कह रहे हैं कि आप क्यों विश्वास करेंगे। देखिए, पहली बात ये है कि अगर किसी पे कोई आरोप है और कन्विक्टेड है, मैं अपना व्यू बता रही हूं कि ये दुर्भाग्य है कि ना इलेक्शन कमीशन ना इस देश का कानून ये कहता है कि उनकी पत्नी या पति को टिकट नहीं देना चाहिए। पर अगर जब भी ऐसे केसेस, शायद हमारे पार्टी में भी हो सकता है, कहीं अगर बिहार में नहीं हो कहीं और हो, जब भी आता है हम कोशिश करते हैं कि वो ना हो। अब आप बताइए, मैंने ऐसा भी देखा है, एक महिला होने के खातिर मैं बोल रही हूं, मैंने ऐसा भी देखा है जब मैंने किसी कैंडिडेट का विरोध किया अपने पार्टी में, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जिसके अगेंस्ट मॉरल टर्पिट्यूड जो कहते हैं का केस हो, और मुझे लोकल लीडरशिप सर्वे दिखाती है कि पब्लिक ओपिनियन में आगे है, तो मैं कभी अपने आप से सवाल करती हूं कि लोग भी क्या चाहते हैं। अगर मॉरल टर्पिट्यूड के केसेस समाज के खिलाफ है, देन रिजल्ट शुड ऑल्सो शो दैट ना। रिजल्ट शुड ऑल्सो शो दैट। टिकट वितरण में जनता की राय कहाँ ली जाती है? वो तो आप पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो दिल्ली में बैठे हैं वो तय करते हैं। अब राजवल्लभ यादव, वो उन पर गंभीर आरोप है, उनकी सदस्यता जा चुकी है, जब तक कन्विक्ट नहीं हुए विधानसभा उनकी सदस्यता कैसे खत्म कर सकती है? देखिए, मैंने सिर्फ विधानसभा नहीं, मैंने लोकसभा में भी ऐसे मंत्री देखे हैं जो राजस्थान की कोर्ट कह रही कि हम उन तक समन नहीं पहुंचा पा रहे और वो हमारे सामने लोकसभा में बैठे हैं। और मैं मानती हूं दैट इट इज अनफॉर्चुनेट। इसके अलावा एज महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट आई कैन नॉट से, पर मैं ये विचार, ये निर्णय में जनता के ऊपर छोड़ती हूं कि इट इज वेरी सिंपल, कि आप खुद सोचिए कि डू यू बिलीव दैट वो कैंडिडेट, उसके अगेंस्ट जो आरोप है, अगर उसकी सजा समाज उसको देना चाहे, मैं कौन होती हूँ और कोई पॉलिटिकल पार्टी कौन होता है टिकट दे ना दे। सो इट इज दैट। देखिए, कोई भी देश में परिवर्तन अगर चाहिए, क्या हम कह सकते हैं कि निर्भया कांड के बाद बलात्कार बंद हो गया? नहीं हो गया। समाज का भी दायित्व होता है, और मेरा विश्वास है कि इस सवाल का सच पूछिए तो मैं एकदम तहे दिल से कह रही हूं, इस सवाल का मैं पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे ही नहीं सकती। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव इट। ये सवाल ही ऐसा है, और आपका हक है मुझसे पूछना, और मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ उसका जवाब देना, बट आई डोंट हैव अ परफेक्ट आंसर। एक करके एक मंत्री ने कहा, यहाँ खुले आम मंच से कहा, और लोगों को भी मौका दीजिए प्लीज। क्या इसी सवाल को लिया जाए मैडम। अंतिम प्रश्न, एक टॉपिक का और टॉपिक इसको चेंज किया जाए। ईवीएम में प्रॉब्लम आ रही है। अरे एक करके अच्छा, एक चीज विकास दीदी के बारे में आप बता रही थी। जी। नीतीश कुमार से उससे दूरियां बढ़ी है, उसके बारे में क्या बोले थी पूरा? देखिए, जीविका दीदी का जो हमने पढ़ा है, उनका एक ऑनरेरियम होता है, शायद वो ऑनरेरियम के बेसिस पे काम करते हैं, तो उनका एक बहुत दिनों से एक डिमांड है। कल भी हमारे साथ आंगनवाड़ी के कुछ एक्टिविस्ट, वो आंगनवाड़ी वर्कर्स नहीं है, कि डिमांड है कि उनके ऑनरेरियम को बढ़ाया जाए। ऑनरेरियम इन हाउ डू से इट इन भत्ता, उसको बढ़ाया जाए। और मैं ये भी जानती हूँ कि जीविका दीदी का जो मॉडल था बिहार का, उसको एक आइडियल मॉडल कहा जाता था। ये नीतीश कुमार जी के लिए गर्व की बात थी जिस तरह से उन्होंने ये सेटअप किया था, पर वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, और दिल्ली तक ये न्यूज़पेपर पे खबर आई है। एक छोटा सा सवाल है। अरे पहले क्लियर करने दो, नहीं बोलने दो, नहीं। हाँ बोलिए। सो यही मैं कह रही थी कि वो अपने ऑनरेरियम के जितने भी एरियर्स है और रेट को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार गवर्नमेंट से डिमांड या उनकी मांग है,
जो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और हमने जो न्यूज़पेपर्स में देखा है दैट दे आर अनहैप्पी विद द नीतीश कुमार गवर्नमेंट। और देखिए, दे वर्क इन द हेल्थ सेक्टर, वो ग्रास रूट पे काम करते हैं जिसका इम्पैक्ट हेल्थ सेक्टर पे होता है। सो आई फील शायद जिस मॉडल पर नीतीश कुमार जी को गर्व था, आज वो लोग डिससेटिस्फाइड है। वी विल लुक इनटू दैट ऑल्सो जब हमारी सरकार आएगी। मैम एक छोटा सा सवाल है, जो ट्रेंड आपका शुभ नाम? आशुतोष जी हैं, जी बिहार से। जो ट्रेंड चल रहा है, अगर क्या चल रहा था? एक ट्रेंड जो चला आ रहा है कि अगर हस्बैंड दागी है तो वाइफ को टिकट दे दिया जाता है, तो क्या आप इस ट्रेंड को सही मानती हैं? जैसा मैंने चर्चा हो रही थी कि जैसे आप आरजेडी के 2 MLA जिनकी सदस्यता चली गई, उसके बाद उनकी पत्नियों को टिकट दे दिया गया, क्या वाकई ये ट्रेंड सही है? ऐसा ट्रेंड चलना चाहिए या फिर कुछ मिसाल भी कायम होनी चाहिए? देखिए, मैं आपसे सीधा सीधा फिर से दोहरा रही हूँ जो मैंने पहले कहा, क्योंकि आप उसी सवाल को कभी ऐसे कभी वैसे पूछ रहे हैं। मैं क्लियरली आपको कह रही हूँ कि अगर मॉरल टर्पिट्यूड समझते हैं ना, तो कोई अगर आपने अपनी गाड़ी गलत जगह पे पार्क कर दी और आपका कन्विक्शन हो गया, वो तो इलेक्शन में शुड नॉट बी अ फैक्टर। पर अगर मॉरल टर्पिट्यूड का कोई कैंडिडेट या उसका परिवार के सदस्य को टिकट दिया जाता है, मैं कह रही हूँ कि लेट द पीपल डिसाइड ना। ये सही है, तो आप सवाल ये है कि सही है। नहीं, ये सही है। ये एक सेकंड मैं आपका नहीं, एक सेकंड प्लीज, सब लोग नहीं बोलिए, सवाल मुझसे पूछ रहे, मैं आपको कहती हूँ। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आई एम अ लॉयर टू, आई हैव अ डिग्री फ्रॉम इंग्लैंड। ये सवाल आप मुझे एज अ पॉलिटिशियन पूछ रहे हैं, पर एक चीज मैं आपसे कह दूं कि जो मीडिया ट्रायल्स चलते हैं ना लोगों पे, जिनको टीवी पे ही दोषी बना देते हैं, हमारा रूल ऑफ लॉ कहता है चाहे रेप हो चाहे कुछ भी हो, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एंड अगर मेरे बाप को जेल में डाल दिया जाता है किसी के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी उसमें जुड़ी हुई है। ये हमारा कानून कहता है, सुष्मिता देव नहीं कह रही, कहती जो आप बार बार मुझसे सवाल बीवी और बेटे के बारे में कह रहे हैं। सो दिस इज द लॉ ऑफ द कंट्री। अगर ये हम सबको इतना ही बुरा लगता है तो इलेक्शन कमीशन क्यों बैठी है? कर दे, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कानून पास करे। हर सवाल आप पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी से करते हैं, पर इंस्टीट्यूशंस भी अपना काम करें और समाज भी अपना काम करे। सुष्मिता देव का व्यक्तिगत या कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत, कांग्रेस में पार्टी क्या सोचती है इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट एज अ होल हम क्या सोचते हैं। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। हमारा देश का कानून कहता है कि हस्बैंड बलात्कारी है तो वाइफ लड़ नहीं सकती, वाइफ भी बलात्कारी कहीं है कानून में? पूछ रही हूं मैं आपसे सवाल, है? आपकी नजर So the question is, so I'm saying one second, एक सेकेंड, ये इस प्रेस मीट को एक सेकेंड इतने जो एक साथ मत बोलिए। इट इज वेरी सिंपल, इट इज अ ह्यूज डिबेट, इट इज अ डिबेटेबल इशू। कैन आई विन दिस डिबेट इन दिस प्रेस मीट? क्या इस प्रेस मीट में मैं इस तर्क में जीत सकती हूँ, या क्या आप मेरी हार की घोषणा आज कर सकते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ा सामाजिक सवाल है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, पता नहीं पवन खेरा जी चाय कॉफी पिलाते हैं कि नहीं प्रेस मीट के बाद, तो आप प्रेस मीट के बाद मुझे घेर लीजिए। पर इस प्रेस मीट में मैं बोल चुकी हूँ कि मेरा क्या है। चार्जशीट तो बोला है, इन्होंने भी नहीं बोला कन्विक्टेड है। या सॉरी ये किस तरफ देखूं? एक सेकंड बात, एक को तो पूछने दो जी। ईवीएम खराब निकला है, इस पे कांग्रेस पार्टी क्या इलेक्शन? Yeah, I don't know, Pavan, you'll have to. ईवीएम का तो राजेश जी बताएंगे, क्योंकि ये मॉनिटर कर रहे थे उस वक्त। कांग्रेस पार्टी से चुनाव आयोग के लिए हमारा अधिकृत हैं ब्रजेश प्रसाद मुंडन जी, जो हमारे और लगातार एक विधानसभा जिनकी बूथों पे गड़बड़ियां हो रही हैं, लिखित रूप में चुनाव आयोग को दिए हैं, शिकायत अपनी उनकी है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मुझे अभी दुख है, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो संतुष्टि हमें चुनाव आयोग से मिलनी चाहिए,
जिस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव का अभाव उनसे स्पष्ट होना चाहिए, उस प्रकार से अब तक हमें संकेत नहीं मिला। ट्राई कर चुके। एक चीज अंत में मैं कहना चाहती हूँ, वही सेम सवाल आप मेरे से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बोलिए। आपकी पार्टी की नेत्री इसी मंच से कहा था इसी इशू पर कि अगर किसी आरोपी के परिजन को टिकट मिलता है तो उसका बहिष्कार करना चाहिए, उसे वोट नहीं देना चाहिए। जनता से किसने कहा था ये? अलका लांबा जी ने कहा। अब मुझे लगता है इस पे इससे ज्यादा स्पष्टता से तो मैं या रणदीप भाई हमें से कोई नहीं बोल पाया जितनी स्पष्टता से इन्होंने बोला। एक सवाल में आपसे पवन खेड़ा जी, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग मेरे ऊपर तोप पे तोप छोड़ रहे हैं, इतने पत्रकार हैं, महिलाएं कितनी है पत्रकार आपके? इसका जवाब दीजिए ना, कोई भी नहीं है, गलत बात है। एक ही टाइम में 4 जगह अच्छा, ये गलत बात है। पवन एक सेकंड, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये प्रेस मीट करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने बहुत कठिन सवाल पूछा। मुझे अच्छा लगा कि आपने उतने ही कठिन सवाल जो आप पुरुष प्रवक्ता से पूछते हैं आपने एक महिला प्रवक्ता से पूछा। ये मेरे लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमसे बहुत ज्यादा, हमें बहुत तंग करते हैं। हम आपकी शिकायत कर रहे हैं आज।